हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि सोडियम क्लोराइड किस तरह से बनाया जाता है। साधारण नमक बनाने की विधि हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग रसायन बनाएंगे। साधारण नमक से कौन कौन से रसायन बनाए जाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रसायन हमारा है कास्टिक सोडा, जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसकी प्रॉपर्टी और उसके गुण सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। हाइड्रोक्साइड, इसी को हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा। और इसका फार्मूला क्या होगा? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि नमक ले लेते हैं और जल, इसके मिश्रण का वैद्युत अपघटन करा देते हैं। और जब वैद्युत अपघटन करा देंगे तो इसके बाद हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, क्लोरीन गैस मिलती है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि किस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड और जल का मिश्रण ले लिया जाता है। जलीय विलयन सोडियम क्लोराइड को जल में घोल लिया जाएगा और इस मिश्रण का नाम होता है लवण जल। और इसका कर देंगे वैद्युत अपघटन। क्या कर देंगे भाई? वैद्युत अपघटन। और जैसे इसका वैद्युत अपघटन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? देखो, ये टूटेगा Na+Cl-, ये H+OH-, तो यहाँ से Na और यहाँ का OH जुड़ जाएगा और NaOH बना लेगा। इसके बाद हमारी क्लोरीन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब पूछता है कि क्लोरीन गैस किस इलेक्ट्रोड से निकलेगी और हाइड्रोजन गैस किस इलेक्ट्रोड से निकलेगी। तो क्लोरीन पे देखो क्या आता है? माइनस, और माइनस वाला कहाँ जाएगा? प्लस। तो प्लस कौन सा होता है? एनोड। तो एनोड से क्लोरीन गैस निकलेगी और कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। चलिए वैद्युत अपघटन देख लिया जाता है किस तरह से कराते हैं। तो वैद्युत अपघटन कराने के लिए हमारे पास एक बर्तन, इसमें 2 रॉड्स लगी हैं। एक का नाम है कैथोड और एक का नाम है एनोड। इसे हमने बैटरी से जोड़ा हुआ है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारा नमक और जल का विलयन भरा हुआ है। जब वैद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा? NaCl टूटेगा, Na+ और Cl- में, और H+, ये H2O वाटर भी टूटेगा, H+ और OH- में टूट जाएगा। अब हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी यहाँ पे NaOH से जुड़ जाएगा। चलो, ये तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। अब भैया यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर है माइनस, ये इससे नहीं जुड़ेगा, ये क्लोरीन चला जाएगा। देखो इस पे माइनस है ना, तो कहाँ जाएगा? एनोड पे, और यहाँ एनोड पे जा करके यहाँ से क्लोरीन गैस निकलने लगेगी। ठीक है। और ये वाला जो H+ है, इस पे प्लस है, तो ये कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा? प्लस वाला माइनस इलेक्ट्रोड पे जाएगा। माइनस इलेक्ट्रोड कौन है? हमारा कैथोड। तो यहाँ से हमारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी और यहाँ से क्लोरीन गैस निकलेगी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि क्या है कि हम लोग लवण जल, जिसको किसका मिक्सचर है? NaCl, नमक का और पानी का, नमक और जल के मिश्रण का वैद्युत अपघटन करा देते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं प्रयोगशाला में। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की ये विधि है। अब पढ़ते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन, इसके यूज़ क्या क्या है। इससे जो हाइड्रोजन बनी, क्लोरीन बनी और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, इसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग दैनिक जीवन में, और इसके गुण क्या क्या हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ये चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है।
साबुन बनाना रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। फाइबर, रेयान एक फाइबर होता है, उसको बनाने के लिए हम लोग भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। पेपर बनाने में इसका यूज़ होता है। बॉक्साइट का शोधन, बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है, बॉक्साइट का शोधन करके हम लोग एल्युमिनियम निकालते हैं। तो एल्युमिनियम निकालने के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तेल को रिफाइन करने में यूज़ होता है और डाई और ब्लीच बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। तो थोड़ा यूज़ इसमें से कुछ कुछ याद रहना चाहिए तुम लोगों को। इसी तरह क्लोरीन का यूज़, सबसे बड़ा यूज़ ये है कि इसको पानी शुद्ध किया जाता है। पानी के अंदर अगर बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, पानी का शोधन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। क्लोरीन गैस क्या करती है कि वो बैक्टीरिया को मार देती है, और बैक्टीरिया मार देगी तो फिर पानी क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। यहाँ से विरंजक चूर्ण होता है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको बनाने के लिए भी क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से विरंजक चूर्ण बनाया जाता है। PVC, इसका मतलब होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड भी बनाने के लिए एक तरह का पॉलीमर है, और पॉलीमर मतलब जिस तरह प्लास्टिक बनाई जाती है, ये प्लास्टिक की तरह होता है PVC। इस पे PVC जो वायर होता है ना, वायर के ऊपर जो होता है वो PVC ही होता है। क्लोरोफॉर्म का नाम सुने ही होंगे। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी इस क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं। बात आती है कि हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो हाइड्रोजन का यूज़ तेल से घी बनाने में करते हैं। हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि तेल से घी कैसे बनाया जाता है। तो तेल से घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में, अमोनिया बनाने में, अमोनिया हैबर विधि द्वारा जब बनाया जाता है, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से मिक्स किया जाता है, तो वहाँ बनाने के लिए। और अमोनिया कहाँ यूज़ होता है, तो अमोनिया उर्वरक में यूज़ होता है। जो फर्टिलाइजर, जो यूरिया बनता है, यूरिया कैसे बनता है, अमोनिया से ही यूरिया बनता है। मेथेनॉल बनाने में यूज़ होता है। और ये रॉकेट जो होती हैं, रॉकेट का ईंधन वो लिक्विड हाइड्रोजन होती है, मतलब द्रवीय हाइड्रोजन रॉकेट का ईंधन होती है। तो ये तो बात हो गई कि किस तरह से, तो ये तो बात हो गई कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन के क्या क्या यूज़ हैं। बात करेंगे हम लोग कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने का आसान मेथड है जो चूर्ण। ये बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो विरंजक चूर्ण बनाना हो तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शुष्क रहेगा ये, शुष्क कैल्शियम, शुष्क बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, और इसके ऊपर हम लोग क्लोरीन गैस प्रवाहित करा देंगे। शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर अगर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करा देते हैं तो हमारे पास बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं विरंजक चूर्ण। तो यही है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। नाम क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फार्मूला क्या है, CaOCl2। तो ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक्चुअली इसको बनाया ही इसलिए जाता है कि क्लोरीन गैस को हम लोग स्टोर कर लें। क्लोरीन गैस होती है, इसको स्टोर कर नहीं पाएंगे, तो इसको हम लोग इसमें विरंजक चूर्ण में स्टोर कर देते हैं क्लोरीन गैस को। और यही क्लोरीन गैस ही होती है जो विरंजन का काम करती है। तो विरंजन चूर्ण का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तो विरंजन में काम करते हैं। कपड़े का विरंजन करना होता है, यहाँ पे जहाँ यूज़ करेंगे, पेपर बनाने में भी विरंजक चूर्ण का इसका यूज़ होता है। पेपर बनाने में, कपड़ा बनाने में, कपड़े को विरंजन करना है तो लॉन्ड्री में भी इसी का यूज़ होता है विरंजक चूर्ण का। क्लोरीन गैस के निर्माण में भी इसी का यूज़ हो जाएगा। कैसे, इसको हम लोग किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवा देंगे। जैसे हमारे पास CaOCl2 है और इसको हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दिया तो क्या हो जाएगा भाई, देख लो, यहाँ से H2, यहाँ से देखो CaSO4 बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, है ना, और क्लोरीन गैस निकलेगी, और कौन सी क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। तो क्लोरीन गैस मिल गई हमको। तो क्लोरीन गैस बनाने के लिए हम लोग ये विधि अपनाते हैं कि क्लोरीन गैस विरंजक चूर्ण के अंदर स्टोर कर दी जाती है, और इसको अगर किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाएगी। तो क्लोरीन गैस प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, विरंजक चूर्ण का यूज़ करते हैं। लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग पढ़ रहे थे, तो उपयोग में हम लोग क्या क्या देखे थे कि विरंजक चूर्ण का उपयोग लॉन्ड्री में किया जाता है, कपड़े का विरंजन करने में किया जाता है,
और इसको यूज़ इंडस्ट्री में जो करते हैं ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं। इसी का उपयोग हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाने में भी करते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाना रहे तो विरंजक चूर्ण का उपयोग, क्लोरीन गैस बनाना रहे तो विरंजक, अभी देखे हैं कि किस तरह से क्लोरीन गैस इससे निकलती है अगर हम किसी भी एसिड से रिएक्ट करा देते हैं। अब बात करेंगे कि हम लोग कि खाने वाला सोडा क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा किस तरह से बनाया जाता है। अब बेकिंग सोडा क्या होता है, पहले बेकिंग सोडा का नाम याद रहना चाहिए सबको कि बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इसको खाने वाला सोडा भी बोला जाता है, ये होता है बेकिंग सोडा। इसका नाम जो होगा रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो फार्मूला होगा वो NaHCO3 होगा। अब हम लोग देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया कैसे जाता है। तो बहुत आसान मेथड है, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नमक ले लेंगे, सोडियम क्लोराइड और जल का मिश्रण, और इसी को हम लोग क्या बोले थे, लवण जल, लवण जल। ये सांद्र रहेगा, सांद्र विलयन रहेगा और थोड़ा ठंडा विलयन रहेगा, कोल्ड रहेगा। इसके अंदर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे, तो हमारे पास जो बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, और अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो कैसे बनाएंगे, जब सोडियम क्लोराइड और जल के मिश्रण को, जिसको हम क्या बोलते हैं, लवण जल, की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से कराते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इसी का नाम है हमारा बेकिंग सोडा, NaHCO3। ये थोड़ा सा सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, स्प्रिंगली सॉल्युबल, इसका अवक्षेप बन जाता है, इसको निकाल लिया जाता है और निकाल के हीट कर देंगे तो हमारा ये मिल जाता है। इसको सुखा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेकिंग सोडा आ जाएगा। तो बेकिंग सोडा किस तरह से बनाते हैं देख लिए, क्या किए थे, लवण जल। ये कैसा होता है, सोडियम क्लोराइड माने नमक, और नमक और पानी को घोल दिए, और घोलने के बाद इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करा दिए, बन गया हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सोडियम क्लोराइड और जल का मिश्रण, इसको हम लोग लवण जल बोलते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करा दो, बन जाएगा तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की एक खासियत ये होती है कि ये ऊर्ध्वपातित हो जाता है, तो अगर थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका भी कलर सफ़ेद होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग करते हैं धावन सोडा बनाने में, धावन सोडा। अभी इसके आगे हम लोग बनाएंगे धावन सोडा। तो धावन सोडा बनाने में इसका उपयोग करेंगे बेकिंग सोडा का, एंट एसिड के रूप में करेंगे, एंट एसिड। अगर पेट के अंदर अपच हो गई है, एसिड ज़्यादा हो गया है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल ले लिया जाएगा, तो ये जाके अंदर एसिड को ख़त्म कर देगा और हम सही हो जाएंगे। इसके बाद इसका यूज़ कहाँ होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग अग्निशामक यंत्र में। किसमें करते हैं, अग्निशामक यंत्र। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो और इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है। मतलब बेकिंग सोडा, ये जो बेकिंग सोडा है इसमें टार्टरिक एसिड भी मिला दिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो देखिए पकवान घर पे अगर कोई चीज़ फुलानी होती है, ऐसी चीज़ बनाना है, जैसे पाव बनाना है, पाव रोटी बनाना है, या कोई भी चीज़ बनाना है जो फूलती है, तो वो बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सोडे का यूज़ करते हैं। अब सोडे में होता क्या है ये देख लो,
तो इसका फार्मूला क्या है, NaHCO3 बेकिंग सोडे का, और इसमें हम लोग अम्ल मिला दिए हैं, तो अम्ल से क्या आएगा, H+ आएगा। अब ये जब वाटर के साथ क्रिया कर लेता है, पानी के साथ जब इसकी क्रिया हो जाती है तो क्या बनेगा, देखो Na+ यहाँ से निकल सकता है, और क्या बनेगा CO2 और बनेगा H2O। तो ये जो CO2 गैस है, अब CO2 गैस बनने लगेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब अगर आटे के अंदर, आटा हम लोग बनाए, आटा पानी से मिक्स करके आटों को सान लिए हैं, और इसके अंदर हमने डाल दिया क्या, बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर जब डाल देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने लगेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी तो ऊपर उठेगी, और ऊपर उठेगी तो उठा देगी, सबको फुला देगी। तो इस तरह से पाव को स्पंजी बनाने में या सारी चीज़ें करने में इसका यूज़ करते हैं, किसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि अग्निशामक यंत्र में कैसे होता है। तो अग्निशामक यंत्र कैसा बना होता है, हमारे पास एक ऐसा डब्बा है, और इस डब्बे के अंदर हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भरा होता है, NaHCO3 भरा होता है। इसी के अंदर एक टेस्ट ट्यूब लगी होती है, और इस टेस्ट ट्यूब में होता है एसिड H2SO4, और यहाँ से देखो इस तरह से डब्बा बंद हुआ रहता है, और इस पर धागा लगा होता है, और यह धागा बाहर रहता है, और जो क्लिप रहती है जिससे दबाया जाता है, जब दबाएंगे तो ये टेस्ट ट्यूब हो जाता है टेढ़ा, और अगर टेस्ट ट्यूब टेढ़ा होगा तो फिर इसके अंदर जो अम्ल भरा है वो इसमें गिरेगा। और हम लोग पढ़े थे क्रिया कि जब कोई भी अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ से क्रिया देखना कि क्या होगा, H2SO4 क्रिया कर लिया, किससे भैया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो क्या बनाएगा, Na2SO4, ये तो चलो लवण बन गया, प्लस क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिला, जल मिला। यही जो जल है, यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये प्रोड्यूस होने लगती है, और ये आग को क्या कर देती है, बुझा देती है। तो किस तरह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं भरी होती है, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट में जब हम लोग एसिड गिराते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसका यूज़ हम लोग कहाँ कर लेते हैं, आग को बुझाने में किया जाता है। तो ये तो बात हो गई बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा से फिर हम लोग क्या बनाएंगे, वाशिंग सोडा, जिसको हम लोग धावन सोडा बोलते हैं। अब धावन सोडा बनाने की विधि थोड़ा सा लंबी है। सबसे पहले तो हम बेकिंग सोडा बनाएंगे, अब बेकिंग सोडा बनाने के बाद फिर उसी को धावन सोडा उसी से बना लेंगे। तो धावन सोडा देख लेते हैं। धावन सोडा, धावन सोडा, इसको हम लोग, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, हाइड्रेट, और इसका फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, और इसका जो कॉमन नाम होता है वो धावन सोडा होता है या वाशिंग सोडा होता है। अब चलिए देखते हैं कि बनाया कैसे जाता है। तो बनाने की विधि में 3 स्टेप हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि सोडियम क्लोराइड और जल के मिश्रण को, जिसको हम क्या बोलते हैं, लवण जल, इसकी क्रिया हम लोग करा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से और अमोनिया से। तो हमारे पास मिलेगा क्या, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी जो वाशिंग सोडा मिला, बेकिंग सोडा जो बना था, और NH4Cl। ये पहला वाला रिएक्शन जो हम लोग बेकिंग सोडा में रिएक्शन पढ़े थे, वही रिएक्शन है कि जब सोडियम क्लोराइड और जल के विलयन का में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है। अब ये जो बना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे ले लिया जाएगा, और दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कर देंगे गर्म। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होगा भैया, इसमें से
कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकल जाएगा, तो बनेगा क्या हमारे पास? सोडियम कार्बोनेट बनेगा। सोडियम कार्बोनेट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। पहला स्टेप क्या था? पहले स्टेप में हम लोग लवण जल में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से क्रिया करा दिए, तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला। दूसरे स्टेप में ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। और जब गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? सोडियम कार्बोनेट बचेगा। इस सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्रिस्टलीकरण कराते हैं। तो तीसरी विधि हमारी ये है कि इसका सोडियम कार्बोनेट में हम लोग जल के अणु को मिला करके क्रिस्टलीकरण करा देते हैं। और जब क्रिस्टलीकरण करा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? Na2CO3 × 10H2O। और यही क्या होता है हमारे पास? धावन सोडा। तो ये धावन सोडा बनाने की विधि है। इसमें 3 स्टेप लगता है, 3 स्टेप में काम होता है। सबसे पहले हम लोग लवण और जल के मिश्रण में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या बनता है हमारा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। इस बेकिंग सोडा को ले लिए और बेकिंग सोडा पे हम लोग फिर गर्म कर दिए, तो हमारे पास क्या बना? सोडियम कार्बोनेट बना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। यहाँ से शुष्क सोडियम कार्बोनेट बनता है, ये शुष्क होता है। अब क्या किए हम लोग? इसी को ले लिए और इसके साथ पानी मिला के इसका क्रिस्टलीकरण करा दिए। तो सोडियम कार्बोनेट और जल का क्रिस्टलीकरण कराने से हमें क्या मिलता है? धावन सोडा मिलता है। तो ये सोडियम कार्बोनेट है और इसको जल के साथ मिला के इसका क्रिस्टलीकरण करा दिया गया, और क्रिस्टलीकरण करा दिया गया तो हमें धावन सोडा मिल गया। अब धावन सोडा किस तरह का होता है, इसका गुण क्या क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है? तो भैया धावन सोडा सफ़ेद कलर का होता है। तो धावन सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। कपड़े को धोना रहता है तो धावन सोडे का उपयोग करेंगे। जल की कठोरता को दूर करने में, कठोर जल होता है जिससे हम लोग डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, तो उससे कपड़ा साफ़ हो जाता है। ग्लास बनाने में करेंगे, साबुन बनाने में करेंगे, पेपर बनाने में करते हैं। और एक कंपाउंड होता है सोडियम कंपाउंड, जिसको बोलते हैं बोरेक्स। तो प्रयोगशाला में बोरेक्स बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका? सोडियम कार्बोनेट का या धावन सोडे का यूज़ करते हैं। अब भैया धावन सोडे का उपयोग इतना हो गया। प्रयोगशाला में बोरेक्स क्या होता है? बोरेक्स बीट परीक्षण होता है। आगे कक्षा में पढ़ेंगे हम लोग कि बोरेक्स बीट परीक्षण किस तरह से किया जाता है। इसके बाद बात आती है, हम लोग पढ़ेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है और किस तरह से बनाया जाता है। तो देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। चूँकि ये जिप्सम पेरिस से निकला सबसे पहले और वहाँ से मिला, इसके लिए इसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, और इसे शॉर्ट में हम लोग POP भी बोलते हैं। तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना है, POP, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 × 12H2O इसका सूत्र होता है। नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सूत्र होगा CaSO4 × 12H2O। बनाया कैसे जाता है? तो बनाया जाता है जिप्सम से। क्या करते हैं? जिप्सम है हमारे पास, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, और इसे कर देंगे गर्म। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस पर। और इसी को क्या बोलेंगे? 373 केल्विन। अगर केल्विन पे गर्म करोगे तो 373 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस पे तो 100 डिग्री सेल्सियस। क्या बनेगा इसमें से? CaSO4 × 12H2O, और यहाँ से 1.5 मॉलिक्यूल 3/4 बाहर हो जाएगा पानी का मॉलिक्यूल, तो 1 सही 1/2 H2O बाहर हो गया।
तो इतना H2O पानी का मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है ये। अच्छा, बनाते टाइम हमें ये चीज़ एक ध्यान रखनी चाहिए कि टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो आधा पानी बचा है ये भी उड़ जाएगा और हमें पास शुष्क कैल्शियम सल्फेट बचेगा। और अगर इसको पानी के साथ मिला के फिर हम लोग सेट कराएंगे तो जिस तरह से हार्ड मटेरियल बनना है उस तरह से नहीं बनेगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते टाइम हम ध्यान देते हैं कि जो तापमान है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कैल्शियम सल्फेट जो डाईहाइड्रेट है इसका सारा क्रिस्टल उड़ जाएगा और हमें शुष्क कैल्शियम सल्फेट मिल जाता है। इसलिए हम लोग तापमान को 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होने देते हैं। इसका नाम क्या है? जिप्सम है, जिप्सम। और इसका अगर हम लोग केमिकल नेम देखें, रासायनिक नाम, तो इसका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। डाई का मतलब 2, हाइड्रेट का मतलब जल। तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट इसका नाम होता है। प्रयोगशाला किस तरह से, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरह से बनाया जाता है तो बोलेंगे कि जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ये हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है और यहाँ से ये हमारा रासायनिक सूत्र है इसका। अच्छा, इसको फिर हम क्या करेंगे? इसको अगर पानी में मिला दें, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर से पानी में मिला दें, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है? CaSO4 × 12 H2O। और इसमें हम क्या मिला दें? जल मिला दें, तो फिर क्या बन जाएगा? फिर ये जिप्सम बन जाता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। तो अगर जिप्सम को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर पानी को मिला दिया जाएगा तो फिर से जिप्सम बन जाता है। ये जो पदार्थ बना ये कठोर होता है, कठोर पदार्थ। ये बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है और ये इतना हार्ड होता है जैसे कि फ्रैक्चर जब होती है बोन, हमारी हड्डी टूट जाती है, तो डॉक्टर जो लगाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। इतना कठोर बन जाता है कठोर मटेरियल का कि जिससे फिर वो हिलेगा नहीं, और हिलेगा नहीं तो हड्डी फिर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो हॉस्पिटल में डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में करते हैं, पहली भी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई स्टैचू बनाना है, जैसे मूर्ति बनाना है, तो स्टैचू बनाने में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? इसी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। खिलौना बनाने में यूज़ करेंगे, बहुत सारे डेकोरेटिंग मटेरियल जो होते हैं वो बनाने में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं? तो घर को स्मूथ बनाने में, मुलायम बनाने में, दीवार को एकदम चिकनी बनाने में किसका यूज़ करेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बोलते हैं वो POP करवाएं, तो POP क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसको दीवार पे लगवा देंगे, एकदम प्लेन दीवार रहेगी अच्छी खासी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग POP बनाते हैं। POP किस तरह से, इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा? क्योंकि जो जिप्सम है वो पेरिस से निकाला जाता था, तो इसके लिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। अब जिप्सम को हम लोग गर्म किए तो ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला दिए तो फिर से क्या बन गया? जिप्सम बन गया। नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम का क्या नाम होगा? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्रिस्टली, जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल में जल के जो अणु होते हैं वो पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, और ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो क्रिस्टली जल को पढ़ लेते हैं कि कुछ कुछ हमारे पास ऐसे क्रिस्टल होते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, हमारे पास कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O होता है। अब क्रिस्टलीय जल क्या होते हैं? क्रिस्टल के अंदर अगर जल के मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं जो क्रिस्टल का ही एक पार्ट होते हैं, उन्हें क्रिस्टलीय जल बोलते हैं। अब ये क्या है? इस जो लवण है, लवण के साथ ही जल है, लवण के साथ ही जल है। ये क्रिस्टल गीला नहीं होगा, ये क्रिस्टल सूखा होगा, लेकिन इसके मॉलिक्यूल के अंदर ही ये जल के अणु उपस्थित होते हैं, इन्हें क्रिस्टलीय जल बोलते हैं। अब भैया ये कैसे क्या करते हैं? अगर इनको गर्म कर दिया जाए, इन्हें गर्म किया जाए तो ये जल उड़ जाएगा, तो हमारे पास शुष्क क्रिस्टल मिल जाएगा, शुष्क कैल्शियम सल्फेट मिल जाएगा, शुष्क कॉपर सल्फेट मिल जाएगा। इसी तरह फेरस सल्फेट जो होता है, फेरस सल्फेट, इसके साथ 7 क्रिस्टल जुड़े होते हैं जल के,
7 अणु जुड़े होते हैं। कॉपर सल्फेट के साथ कितने जुड़े हैं? 5 अणु जुड़े हुए हैं। अब ये इसका काम क्या है? तो इसका काम ये है कि क्रिस्टल को शेप देना, क्रिस्टल को आकार देने का काम इसी का है। ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसका और काम क्या है? इसका काम है रंग देना। किसी भी क्रिस्टल का जो रंग होता है वो इसी की वजह से होता है। जैसे इसका कलर कैसा होगा? नीला, और इसका कलर कैसा होता है? हरा। इसका नीला कलर इसी पानी की वजह से होता है। 5 जो पानी के अणु हैं, जल के अणु हैं, इसी की वजह से कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? नीला होता है। और फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है? हरा होता है। अब बात आती है कि अगर हम इन्हें गर्म कर दें तब क्या होगा? तो अगर हम किसी भी क्रिस्टल को गर्म कर देते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट इनमें 5 मॉलिक्यूल है ना वाटर के, इसे हमने गर्म कर दिया, तो जैसे ही इसको गर्म करेंगे ये पानी निकल जाएगा, तो कॉपर सल्फेट बनेगा, और 5 मॉलिक्यूल पानी के कहाँ हो गए? बाहर हो गए। तो ये क्या है? कॉपर सल्फेट। ये कैसा होगा? शुष्क होता है। ये शुष्क कॉपर सल्फेट है, तो इसका कलर क्या हो गया? सफ़ेद। और इसका कलर कैसा था? नीला। तो अगर हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को, जो कि नीले कलर का होता है, अगर गर्म कर दें तो क्या बन जाएगा? वो सफ़ेद कलर में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पानी के मॉलिक्यूल थे, वाटर मॉलिक्यूल, ये बाहर हो गए और हमारे पास शुष्क कॉपर सल्फेट मिल गया, जिसका कलर क्या हो गया? सफ़ेद हो गया। इसी तरह जो फेरस सल्फेट है हमारा FeSO4, इसमें 7 मॉलिक्यूल हैं पानी के, 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इनको जब गर्म करेंगे तो ये भी उड़ जाएंगे, FeSO4 बनेगा, और 7 जल के अणु बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जल के अणु वाष्पित हो जाएंगे तो बाहर हो जाएंगे। अब इसका कलर कैसा था? हरा, और इसका कलर कैसा हो जाएगा? तो सफ़ेद हो जाएगा। मतलब क्रिस्टल के अंदर जो कलर है वो किसकी वजह से है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से है। ये जो 7 मॉलिक्यूल इसी के अंदर घुसे हुए हैं, इनकी वजह से किसी भी क्रिस्टल का कलर होता है। और कहाँ है? हम लोग जब पढ़े थे धावन सोडा, तो धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 × 10CH2O। लेकिन अगर इसे फिर से पानी के साथ मिला दिया जाए, तब क्या हो जाएगा भाई? इसका कलर फिर से आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर कॉपर सल्फेट, जो शुष्क कॉपर सल्फेट था हमारा, जिसका फार्मूला क्या था? CuSO4, कलर क्या था? सफ़ेद रंग का। इसके साथ फिर से अगर पानी को मिला दिया जाए तो फिर ये क्या बन जाएगा? फिर से इसका कलर परिवर्तित हो जाता है, और ये कलर बन जाएगा CuSO4 × 5H2O, फिर से बन जाता है, और इसका कलर क्या हो जाएगा? नीला कलर। मतलब गर्म किए तो नीले से सफ़ेद बना, और इसके साथ फिर से पानी अगर मिला दिया गया तो फिर से ये नीले कलर में परिवर्तित हो जाता है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़े, उसका प्रिपरेशन पढ़े कि किस तरह से बनाया जाता है, और उसके उपयोग पढ़े कि किस तरह से उसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़े, विरंजक चूर्ण किस तरह से बनाया जाता है, सारी चीज़ देख लिए। इसके बाद हम लोग बेकिंग सोडा के बारे में पढ़े, और वाशिंग सोडा के बारे में पढ़े, यानी धावन सोडा के बारे में पढ़े। धावन सोडा किस तरह से बनाया जाता है, धावन सोडा बनाने की विधि पढ़े पूरा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़े, और ये क्रिस्टलीय जल जो होते हैं, जो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में ही होते हैं जल के अणु, इनके बारे में पढ़ा गया, और उनसे अगर हीट करें तो क्या होता है, और अगर फिर से पानी के अंदर मिला दें तो क्या होगा। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर है हमारा धातु तथा अधातु, और धातु अधातु चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।